ओके, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। पिछले लेक्चर में हमने एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के हवाले से बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि अनलाइक सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, यहाँ पे हमारे पास दो कीज होती हैं। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का इशू ये था कि हमारे पास एक ही की होती है। अगर आपने जिस जिस बंदे से कम्युनिकेट करना है, जितनी पार्टी से कम्युनिकेट करना है, आप लोग को उतनी ही फिर जो है वो सीक्रेट कीज आपको चाहिए। ये इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का मैकेनिज्म यूज होता है। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हमारे पास दो कीज यूज होती हैं। एक की हमारे पास होती है प्राइवेट की और एक की होती है पब्लिक की। प्राइवेट की हम अपने पास रखते हैं और जो पब्लिक की है वो हम अनाउंस करते हैं, सारी दुनिया को बताते हैं कि अगर किसी ने मेरे से कम्युनिकेट करना है तो वो मेरी पब्लिक की को यूज करके इंक्रिप्शन करें और मैं अपनी प्राइवेट की को यूज करके फिर उसको डिक्रिप्ट करूंगा। अगर कोई मेरी पब्लिक की के जरिए इंक्रिप्शन परफॉर्म करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी प्राइवेट की के जरिए डिक्रिप्ट होगा, किसी और की से वो डिक्रिप्ट नहीं होगा। तो इस तरह जो है हम कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव कर लेते हैं। ठीक है, इसमें खैर हमने कुछ डिफरेंट डिस्कशन की थी, मैं थोड़ा सा उनको भी समराइज कर लेता हूँ। हमने एक बात ये भी की थी कि अगर दो यूजर जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और दोनों को एक एक दूसरे की जो है वो पब्लिक की पता है और प्राइवेट की हर यूजर को अपनी अपनी प्राइवेट की पता है। अब मैं किसी से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं किसी यूजर ए से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी प्राइवेट की के जरिए उस मैसेज को इनक्रिप्ट करूंगा। और ये मैंने आपको बताया था कि दिस इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, मैं अपनी प्राइवेट की के जरिए जब इनक्रिप्ट कर रहा हूं तो इसके जरिए मैं नॉन रेपुडिएशन को अचीव करूंगा। मैं फिर डिनाई नहीं कर सकता कि ये मैसेज मैंने नहीं भेजा, क्योंकि मेरी प्राइवेट की लगी है और मेरी प्राइवेट की सिर्फ मुझे पता है। ठीक है, तो जब मैं अपनी प्राइवेट की लगा रहा हूं, मेरी प्राइवेट की से जब मैं उस मैसेज को इनक्रिप्ट कर रहा हूं, तो वो मैसेज कोई भी बंदा, कोई भी एनीवन मेरी पब्लिक की लगा के उस मैसेज को वो डिक्रिप्ट कर लेगा। तो इसे पता क्या चलेगा, इसे पता ये चलेगा कि ये मैसेज मैंने ही भेजा है। क्यों? क्योंकि जब वो मेरी पब्लिक की से डिक्रिप्ट होगा तो इसका मतलब ये है कि वो मेरी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट हुआ था। तो इसको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर, जिसके जरिए हम नॉन रेपुडिएशन को जो है वो अचीव कर लेते हैं। ठीक है, मतलब मैं फिर डिनाई नहीं कर सकता कि ये मैसेज मैंने नहीं भेजा। अब कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए हम क्या करते हैं, हम मैं किसी यूजर ए के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस यूजर ए की पब्लिक की, जो कि उसने अनाउंस की है, पब्लिकली दुनिया को बताई, उसको ब्रॉडकास्ट किया है, सारी दुनिया को पता है कि इस यूजर की पब्लिक की ये है, तो उस यूजर की पब्लिक की को यूज करके मैं उस मैसेज को इनक्रिप्ट करूंगा। अब जो पब्लिक की यूज हुई है वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइवेट की के जरिए ही वो मैसेज डिक्रिप्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि जिस यूजर ए की पब्लिक की से मैंने मैसेज डिक्रिप्ट किया, सिर्फ वही यूजर ए अपनी प्राइवेट की लगा के उस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। राइट, यहां तक होपफुली किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, एनीवन? ओके, सो इट मीन्स कि ये बातें सारी क्लियर हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में जो है वो की थी। ठीक है, फिर हमने आरएसए का एक एल्गोरिदम जिसका हमने थोड़ा बहुत जिक्र किया था, हमने उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, जो मैथमेटिकल जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो चीज़ें हमने देखी थी। और वो जो एल्गोरिदम हमारे पास है दैट इज कॉल्ड आरएसए। ये मैंने आपको कहा था कि तीन साइंटिस्ट हैं और तीनों साइंटिस्ट के नेम का जो फर्स्ट लेटर है आर, दूसरी का एस और तीसरी साइंटिस्ट का नेम का फर्स्ट लेटर ए। तो ये उन्होंने तीनों ने जो है ये एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम जो है वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम डिजाइन किया और इसको उन्होंने आरएसए का नाम दिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये आरएसए काम कैसे करता है। वो जो मैथमेटिकल चीजें हैं वो हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी, लाइक पाई ऑफ एन को हमने देखा था, हमने एन को कैलकुलेट किया था, तो वो होपफुली वो चीजें याद है। अगर दरम्यान में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप लोग वो पूछ सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज कि हमने सबसे पहले दो प्राइम नंबर्स को चूज करना है, और वो प्राइम नंबर्स क्या, एक p और एक q, कोई भी प्राइम नंबर्स। बट कंडीशन ये है कि p शुड नॉट बी इक्वल टू q, दोनों डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए। अब हमने n को कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ दोबारा से। हमने n की कैलकुलेशन, ये सॉरी ये यहाँ पे है, ये हमने n की कैलकुलेशन की बात की थी कि अगर n हमारे पास एक प्राइम नंबर है,
ठीक है। तो पाई ऑफ एन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी, पाई ऑफ एन फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, पाई ऑफ एन के लिए इक्वल्स टू एन माइनस वन। तो लाइक अगर एन प्राइम नंबर है तो द कंडीशन इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो एक ही नंबर है जो कि खुद एक प्राइम नंबर है, तो n माइनस वन उसकी टोटल पाई ऑफ n जो है उसके टर्म्स जो है वो उसके सारे ये बनते हैं, ठीक है। बट अगर एक नंबर n है और वो दो प्राइम नंबर्स का मल्टीपल है, तो फिर उसका पाई ऑफ n क्या होगा। हमने क्लास में इस पे काफी डिटेल में डिस्कशन की थी कि उसका फिर जो पाई ऑफ n है मीन्स यूलर का टोशन फंक्शन, वो होगा p माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन। तो जो भी आंसर आएगा वो आपके पास पाई n होगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने वही काम किया कि हमने n को फाइंड किया और n हमारे पास p इंटू क्यू है। p जो है वो भी प्राइम नंबर है, q वो भी प्राइम नंबर है। अब हमने क्या करना है, अब हमने कैलकुलेट करना है पाई n को। पाई n को कैलकुलेट करने के लिए हमने वही तरीका यूलर टोशन फंक्शन, चूंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो p माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आपके पास पाई ऑफ n उसकी वो वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्विवेलेंट टू पाई ऑफ n। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमने एक वेरिएबल e लेना है, उसकी एक वैल्यू लेनी है और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, e शुड बी रिलेटिवली प्राइम टू पाई n। रिलेटिव प्राइम का मैंने बताया था कि उन दोनों के दरमियान में कोई जो है कॉमन फैक्टर, मतलब कोई एक ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जिसपे वो दोनों डिवाइड हो, ठीक है। लाइक उनके दरमियान में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो दो ऐसे नंबर जिनके दरमियान में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो हमारे पास रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ओके, सो हमने एक नंबर चूज किया e जो कि रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए पाई n का, दैट इज e पाई n इक्वल्स टू वन, मीन्स उनके दरमियान में कोई भी जो है वो कॉमन फैक्टर ना हो। और e जो है इट शुड बी ग्रेटर देन वन, e की वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए, वन उससे छोटी होनी चाहिए वैल्यू, मीन्स वन से ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। और पाई ऑफ n से e की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, मतलब ये जो वैल्यू है इट शुड बी बिटवीन वन एंड पाई n। तो इनके दरमियान में आपके पास e की वैल्यू होनी चाहिए। अब कोई भी ये इसकी एग्जांपल मैं आगे आपको बताऊंगा, एग्जांपल के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे, बट फिलहाल ये कुछ जो कंडीशंस हैं, जो स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को सिर्फ समझ लें। फिर हमने क्या करना है, हमने जो है वो d को कैलकुलेट किया। मैं आपको बताऊंगा कि ये e और d ये क्या चीजें हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। e एक्चुअली हमारे पास पब्लिक की है और जो d हम कैलकुलेट करें हमारे पास प्राइवेट की है, ठीक है। अच्छा, e तो हमने कैलकुलेट की, दैट इज अ पब्लिक की, ओके। और d अब हम कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारी प्राइवेट की होगी, राइट। अब d कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, e का इनवर्स लेना है। मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी लास्ट टाइम कि किसी भी नंबर का इनवर्स वो तभी बनेगा, कंडीशन में यहाँ पे आपको दोबारा बता देता हूं, लेट मी शो यू अगेन। कहां पे बात की थी इसकी, ये, सॉरी। In other words, we can say that multiplicative inverse of 3 mod 2 3 mod 5 is 3। हमने तरीका बताया था कि हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है। Also note that ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि ऑलरेडी हमने प्राइम नंबर्स ले लिए हमें ये इशू नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर प्राइम नंबर्स नहीं है, रिलेटिव प्राइम नहीं है, तो वो फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो आप फाइंड नहीं कर सकते। अब जो प्राइम नंबर्स है वो हमेशा एक दूसरे के रिलेटिव प्राइम होते हैं, बट अगर प्राइम नंबर नहीं भी है तो इट शुड बी रिलेटिवली प्राइम, कि अगर रिलेटिवली प्राइम है तो आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। खैर, यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास दो प्राइम नंबर्स हैं जो कि दोनों रिलेटिवली प्राइम हैं, तो यहाँ पे इसका ई इनवर्स है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। ई इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि लाइक आपके पास ये फॉर्मूला है d इक्वल्स टू ई इनवर्स मॉड पाई n। इसको हम लिख सकते हैं कि d ऑफ e, लाइक e जो है वो e इनवर्स है, जब इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये e बन जाएगा, तो डी ई इक्वल्स टू वन मॉड पाई n। और ये हमारे पास फर्दर इक्विवेलेंट है, हम आगे जब जाएंगे तो इसको देखेंगे, ये हमारे पास फर्दर इक्विवेलेंट है ई डी मॉड पाई n इक्वल्स टू वन के, ठीक है। ये आगे एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा। अब पब्लिक की हमने फाइंड की है वो e है, और प्राइवेट की जो हमने फाइंड की है दैट इज dn, ठीक है। तो हमारे पास प्राइवेट की भी हमें मिल गई और हमें पब्लिक की भी मिल गई है। अब अगर हमने साइफर टेक्स्ट जनरेट करना है उस प्राइवेट की को या पब्लिक की को यूज करके हमने साइफर टेक्स्ट जनरेट करना है। मैंने एक और भी चीज इंपॉर्टेंट आपको बताई थी
कि RSA की ब्यूटी ये है कि आप जो भी की यूज करेंगे फॉर इंक्रिप्शन उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग की आप डिक्रिप्शन के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक हम ये बात कर रहे हैं ना कि प्राइवेट की के जरिए हम इंक्रिप्शन करेंगे तो डिक्रिप्शन पब्लिक की से होगी, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम पब्लिक की को यूज करके इंक्रिप्ट करें और डिक्रिप्शन फिर प्राइवेट की से होगी। अब दो कीज आपके पास हैं, इन दोनों में आपने जो की अपने पास रखनी है वो अपने पास प्राइवेट की रखें, वो किसी को ना बताएं, और जो की बता दी लोगों को उसको आप पब्लिक की रखें और वो लोगों के साथ आप शेयर करते जाएं। ठीक है, तो दो कीज आपके पास बन गई है, प्राइवेट की बन गई और पब्लिक की बन गई। अब हमने साइफर टेक्स्ट जनरेट करना है। साइफर टेक्स्ट जनरेट करने का जो फॉर्मूला है वो है C इक्वल्स टू P पावर E mod n, where P is less than n, where C equals to ciphertext, P equals to plain text, E equals to encryption algorithm। ठीक है, तो ये अब हमारे पास जो है वो इसका लाइक ये इस तरह हमारे पास साइफर टेक्स्ट बनेगा। सिमिलरली प्लेन टेक्स्ट के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है P इक्वल्स टू C पावर D, व्हाट इज C? C आपके पास जो है वो साइफर टेक्स्ट है, ठीक है, और D आपके पास है डिक्रिप्शन की मॉड n। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल 8 स्टेप्स हैं जिसके जरिए आप इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन परफॉर्म करेंगे। फिलहाल इसकी एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। अगर यहां तक किसी का कोई लाइक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई लॉजिक में प्रॉब्लम है, तो आप लोग वो बता सकते हैं। एनीवन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क। ओके, तो आप लोगों की तरफ से खामोशी है। मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना आप लोगों को? जी सॉरी, जी ये बिल्कुल ऑलरेडी हम पिछली क्लास में हमने ये चीजें एक्सप्लेन की थी। लेट मी शो यू वंस अगेन। ये है, ये हमारे पास, आप ये इनवर्स के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं या रिलेटिव प्राइम की बात कर रहे हैं? ओके, रिलेटिवली प्राइम का मतलब यह है कि आपके पास दो नंबर्स, उनके दरमियान में कोई कॉमन फैक्टर उनका नहीं होना चाहिए। लाइक कोई ऐसा नंबर ना हो कि जिसके ऊपर ये दोनों नंबर जो हैं वो डिवाइड हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि 2 और 3, लाइक या मैं कहूं कि 3 और 9, सॉरी 6 और 9। अब 6 और 9 जो है वो रिलेटिवली प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 और 9 दोनों 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, इनका कॉमन फैक्टर पॉसिबल है। तो रिलेटिवली प्राइम का मतलब ये है कि दो ऐसे नंबर के जिनका कोई कॉमन फैक्टर पॉसिबल ना हो। ठीक है, आपके पास जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उनके कॉमन फैक्टर्स पॉसिबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ वन और अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो वो ऑटोमेटिकली रिलेटिवली प्राइम होता है। अगर आप कोई प्राइम नंबर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के लाइक दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली वो एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इसके लिए आप कॉम्पोजिट नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन जो कॉम्पोजिट नंबर लेंगे वो फिर आपको ये करना है कि उनके दरमियान में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास इसका रूल है कि दो नंबर्स के दरमियान अगर उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो दीज टू नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। ठीक है, बात होपफुली समझ आ गई है। कोई क्वेश्चन रह गया तो पूछ सकते हैं दोबारा। ओके, अभी हम आते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। एक एग्जाम्पल को हम यहाँ पे परफॉर्म करके समझते हैं। ठीक है, सिलेक्ट टू नंबर्स p एंड q वेयर p इज नॉट इक्वल टू q, जो फर्स्ट स्टेप हमारा था। अब यहाँ पे हमने दो नंबर्स चूज किए, एक हमारे पास है 13 और एक हमारे पास है 11, और ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और ये दोनों एक दूसरे की इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, लाइक p इज नॉट इक्वल टू q, तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरी स्टेप में हमने क्या कहा था? दूसरी स्टेप में हमने कहा था कि भाई कैलकुलेट n इक्वल्स टू p इंटू क्यू। अब n हमने कैलकुलेट करना है। p इंटू क्यू हमारे पास क्या बनेगा? 143 हमारे पास n की वैल्यू बन रही है। ठीक है, अब हमने पाई n कैलकुलेट करना है जो कि यूलर का टोशन फंक्शन है। ये कैलकुलेट करने के लिए
p माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, ये भी रूल हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। तो चूंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो p माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, तो आपके पास जो यूलर टोशन फंक्शन बनेगा p इक्वल्स टू 13, सॉरी हाँ p इक्वल्स टू 13 माइनस वन 12, तो p की वैल्यू आपके पास 12 बनी, और q इक्वल्स टू 11, सॉरी कोई कुछ कहना चाह रहा है। ओके, Q की वैल्यू आपके पास है 11, 11 माइनस वन आपके पास 10 आया, तो P माइनस वन की वैल्यू 12 आई है और Q माइनस वन की वैल्यू आपके पास 10 आई है। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर बनेगा 120। तो n की वैल्यू है 143 और पाई n की वैल्यू आपके पास है 120। ये 3 स्टेप्स अभी तक हमने परफॉर्म कर लिए हैं। ये होपफुली आसान है, इनमें कोई ऐसी बड़ी बात, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं यहां तक। ओके, स्टेप 4 की तरफ आते हैं। सिलेक्ट E such that E is relatively prime to pi n, that is E pi n equals to 1 and 1 is less than E is less than pi n। अब हमने E की कोई एक ऐसी वैल्यू चूज करनी है कि इट शुड बी relatively prime of pi n। तो आपके पास ये 120 वैल्यू है pi n की। अब हमने E की कोई एक ऐसी वैल्यू चूज करनी है जो कि इसकी रिलेटिव प्राइम हो। मैंने आपको कहा था कि आप जब भी प्राइम नंबर लेंगे वो हमेशा ही रिलेटिव प्राइम होगा। तो आसान तरीका यही कि आप कोई भी प्राइम नंबर लें, कॉम्पोजिट नंबर भी ले सकते हैं, वो आपको फिर देखना होगा कि कौन सा नंबर ऐसा बनता है कि जिनका कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है। 120 के साथ आपने जो है वो किसी एक ऐसे नंबर को लेना है कि इसका को प्राइम हो। तो यहाँ पे E की वैल्यू हमने क्या ली, 13 ली। आप कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, बट कोई भी वैल्यू लेंगे इट शुड बी रिलेटिवली प्राइम टू 120, ठीक है। तो इन दोनों का जो GCD हमारे पास बनता है वो क्या बनता है, 13 का, और 120 का जो GCD हमारे पास बनता है 1। इसका मतलब कि इनके दरमियान में कोई भी जो है वो फैक्टर इनका पॉसिबल नहीं है। कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जिस नंबर पे ये दोनों नंबर जो है वो डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, प्राइम तो सारे के सारे बनेंगे, कॉम्पोजिट नंबर भी आपके पास बन सकते हैं, वो फिर आप थोड़ा सा चेक करें कि कौन से कॉम्पोजिट नंबर्स आपके पास बन सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन यहां तक पूछ लें। ओके, अब हमने कैलकुलेट करना है जनाब D। हमारे पास E की वैल्यू आई है, पाई n की वैल्यू आई, और n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। हमारे पास P भी है, Q भी है, ये सारी की सारी चीजें हमने फाइंड कर ली है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, अब हमने कैलकुलेट करना है D। व्हाट इज D? मैंने आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताया, दोबारा देखें। E जब हमने फाइंड किया तो E हमारे पास बन गई है क्या, पब्लिक की। अब हमने प्राइवेट की को कैलकुलेट करना है, लेकिन जो आपकी ये प्राइवेट की कैलकुलेट होती है ये आपकी इस पब्लिक की से कैलकुलेट होगी। होपफुली बात समझ आ गई है। E की वैल्यू हमने फाइंड की, E की वैल्यू हमने वो लगा ली है यहाँ पे, हमने E को फाइंड किया। लाइक हमने कहा कि E की वैल्यू हमारे पास है 13, ठीक है, जो कि रिलेटिवली प्राइम है 120 की। तो कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं जो कि इसकी रिलेटिवली प्राइम हो, और वो कंडीशन, ये वाली कंडीशन भी मैट होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन पाई n, ठीक है। तो कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, यहाँ पे हमने 13 लिया, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं जो कि रिलेटिवली प्राइम हो और इस कंडीशन को मैट करे, ठीक है। ओके, अब हमने D कैलकुलेट करना है, और D हमारे पास क्या है, D हमारे पास है प्राइवेट की। पब्लिक की हमारे पास E है जो कि ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली है। अब हम उसके लिए D कैलकुलेट करेंगे। एक बात याद रखें कि जो प्राइवेट कीज और पब्लिक कीज हैं, ये कीज हमारे पास, इनको हम कहते हैं कि ये हैं तो डिफरेंट कीज बट मैथमेटिकली रिलेटेड कीज हैं। ये बात याद रखें। क्यों? क्योंकि हम इन कीज को लाइक ये जो प्राइवेट की है इसको यूज करके पब्लिक की कैलकुलेट, या पब्लिक की को यूज करके हम प्राइवेट की कैलकुलेट करते होते हैं। तो अब हमने E फाइंड किया, E को हमने चूज किया, अब उस E की बेसिस पे अब हमने D को कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास कीज जो बनेगी प्राइवेट और पब्लिक कीज होगी डिफरेंट कीज बट मैथमेटिकली रिलेटेड कीज होगी, ठीक है। ओके, D को फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सॉरी, D को फाइंड करने के लिए अब हमने ये करना है,
E इंटू डी मॉड पाई एन इक्वल्स टू 1। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लाइक डी इक्वल्स टू ई इनवर्स। इनवर्स हमारे पास पॉसिबल कब होगा वो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिनेरियो बता दिया। डी इक्वल्स टू ई लाइक रिलेटिव प्राइम होना चाहिए, ठीक है। डी इक्वल्स टू ई इनवर्स मॉड पाई एन। अब हमारे पास ई इनवर्स की वैल्यू नहीं है, हमारे पास ई की वैल्यू है। अब ई इनवर्स को जो है वो भी हमने फाइंड करना है और फिर हमने इस फॉर्मूले को यूज करके हमने डी को कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास इक्विवेलेंट है E इंटू डी इक्वल्स टू 1 मॉड पाई एन के, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब E की वैल्यू हमारे पास है, D की वैल्यू हमने कोई एक ऐसी वैल्यू लगानी है कि जब हम उसका मॉड n कैलकुलेट करें और इसको E के साथ मल्टीप्लाई करें हमें क्या मिले, हमें 1 मिल जाए। तो हमने E की वैल्यू लगाई है 13, D mod 120 equals to 1. How to find D into E equals to 1 mod this one? ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि पाई n इंटू आई प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई। अब आप ये i की वैल्यू यहाँ पे आप लगाते जाएं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और तब तक लगाते जाएं जब तक आप ये देखिए आपके पास ये फ्रैक्शन में आया, ये भी फ्रैक्शन में आया, ये भी फ्रैक्शन में आया। जब तक आपके पास इसकी वैल्यू होल में नहीं आती तब तक आपने इसको लेके जाना है। अब हमने पहले क्या यूज किया, पहले 1 यूज किया, फिर i की वैल्यू 2 यूज की, फिर 3 यूज की और फिर 4 यूज की। पाई एन की वैल्यू हमारे पास है जनाब 120, तो 120 इंटू 1 120 आएगा, तो 120 के साथ जब हमने इसको कैलकुलेट किया हमें 9.3 में आंसर मिला। अब हम पाई एन इंटू 2 करेंगे, तो जब हम पाई एन इंटू 2 करेंगे तो 120 इंटू 2 हमारे पास 240 आया। इसको कैलकुलेट किया, फिर हमने 3 के साथ कैलकुलेट किया, और जब हमने 4 के साथ कैलकुलेट किया वी गॉट द होल नंबर जो कि 37 है। तो डी की वैल्यू हमारे पास बनी है, यहाँ तक जब हो गया काम आपका तो आप इसको स्टॉप करें, और आपके पास डी की वैल्यू क्या बनी है, आपके पास डी की वैल्यू बनी है 37, ठीक है। एन की वैल्यू क्या है 143, ई की वैल्यू क्या है 13 और डी की वैल्यू क्या है 37। तो ये वैल्यूज हमने सारी फाइंड कर ली। तो अभी हमें प्राइवेट की भी मिल गई है, दिस इज और प्राइवेट की जो अभी हमने फाइंड की 37 और 143, और ये हमारी क्या है, ये हमारी पब्लिक की है जो कि हम थोड़ी देर पहले हमने फाइंड की थी। तो इस तरीके से हमने प्राइवेट कीज और पब्लिक कीज को कैलकुलेट किया। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ लें। ओके, तो सो इट मीन्स के बातें समझ आ गई हैं, राइट। अब हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन परफॉर्म कर लेते हैं। अब फंक्शंस हमने देखे थे कि जो साइफर का फंक्शन है, साइफर टेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है p पावर e mod n, where p is less than n। एग्जाम्पल प्लेन टेक्स्ट p equals to 13, where p is less than n। n की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी है, यहाँ पे आप चेक करें दोबारा से, n की वैल्यू आपके पास है 143, ठीक है। और आपके पास p की वैल्यू कोई भी प्लेन टेक्स्ट है उसकी वैल्यू आपके पास है लाइक अपनी ले ली वैल्यू 13 जो कि n से उसकी वैल्यू स्मॉल है, ठीक है। c इक्वल्स टू p पावर e, व्हाट इज e, e की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी जो कि हमारे पास पब्लिक की थी, ठीक है। मॉड n आप जब ये यूज करेंगे तो 13 पावर 13 मॉड 143, 13 हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है और ये 13 हमारे पास e की वैल्यू क्या है मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने फाइंड की। यहाँ पे ये देखिए ये हमारे पास e की वैल्यू है तो ये भी 13 है, ठीक है। तो एक हमने p की वैल्यू लगाई और एक हमने e की वैल्यू लगाई और हमने मॉड n करके n इक्वल्स टू 143। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया हमारे पास इसका आंसर क्या बना 52। अब हमने ये जो साइफर टेक्स्ट है ये 52 हमने ट्रांसमिट करना है रिसीवर को। जब ये साइफर टेक्स्ट मिलेगा रिसीवर अब सेंडर की पब्लिक की सॉरी लाइक ये एक की जो है फाइंड हो चुकी है ना, वैसे प्राइवेट की से हमने इसको पब्लिक की से डिक्रिप्ट किया। अब हम इसको प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेंगे। इसका मतलब है कि अगर हम इसको थोड़ा सा समझना चाहें, लाइक मैंने अपनी प्राइवेट की और पब्लिक की फाइंड कर ली है। इन स्टेप्स में मैंने अपनी प्राइवेट पब्लिक की फाइंड की है। प्राइवेट की मैंने अपने पास रखी है, पब्लिक की मैंने एक यूजर को बताई है। उस यूजर ने क्या किया, उस यूजर ने
उस यूजर ने मेरी पब्लिक की को यूज करके ई को यूज करके मैसेज को इनक्रिप्ट किया, जिससे हमें साइफर टेक्स्ट मिला, और वो जो साइफर टेक्स्ट हमें मिला वो क्या मिला, 52। और उस यूजर ने इस 52 साइफर टेक्स्ट को मुझे फॉरवर्ड किया। अब जब मेरे पास 52 आ चुका है, अब इस 52 को मैं डिक्रिप्ट करूंगा, और डिक्रिप्ट करने के लिए मैं अपनी प्राइवेट की लगाऊंगा। और प्राइवेट की दोबारा देख लें, यहाँ पे पब्लिक की हमारे पास थी 13, प्राइवेट की हमारे पास क्या है 37। ठीक है, तो अब इस प्राइवेट की को जब हम यूज करेंगे तो इस मैसेज को हम डिक्रिप्ट करेंगे। P equals to C power D mod n। What is C? C हमारे पास है साइफर टेक्स्ट जो कि एक सेंडर से हमें रिसीव हो चुका है। What is D? D is the private key जो कि हमारी प्राइवेट की है, तो हम अपनी प्राइवेट की को यूज करके उस साइफर टेक्स्ट, तो C पावर D मॉड n जब हम लेंगे तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, तो साइफर टेक्स्ट C इक्वल्स टू 52 है, 52 पावर 37, हमारी जो प्राइवेट की थी उसकी वैल्यू 37 थी, मॉड 153, तो हमें आंसर क्या मिला, हमें आंसर मिला 13। अब चेक करें, सेंडर ने हमें क्या भेजा था, ये उसका वो प्लेन टेक्स्ट क्या था, जब उसने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया था, P की वैल्यू क्या थी, P की वैल्यू थी 13, और जब हमने दोबारा कैलकुलेट की हमें दोबारा वही 13 की वैल्यू मिली है, मींस हमें वो प्लेन टेक्स्ट अभी दोबारा मिल गया है। तो ये आपके पास पूरा की पूरा मैकेनिज्म है RSA एल्गोरिथम का। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो भी टेक्स्ट होता है उसको ASCII कोड्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ ले, नहीं तो बस इसको मैं वाइंड अप करता हूँ इस RSA को। किसी का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं? क्लियर होगी बात सारी? ओके, मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना, नेटवर्क इशू तो नहीं है? ओके, अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्योरिटी ऑफ RSA। RSA सिक्योर कैसे? अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने RSA को ज्यादा सिक्योर बनाना है ना, तो आपने क्या करना है, आपने जो प्राइम नंबर्स आपने इनिशियली ले लिए, वो प्राइम नंबर्स आप बड़े बड़े प्राइम नंबर्स ले सकते हैं। मैं आपके साथ जो है वो क्लासरूम पे शेयर करूंगा कि अभी तक जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो कि फाइंड किया जा चुका है वो कौन सा है, वो वैल्यू काफी बड़ी है। मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा क्लासरूम पे, ठीक है, सबके साथ शेयर करूंगा ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता चले इसका। तो आपके पास प्राइम नंबर जितना बड़ा होगा, ये उतना ही आपके पास एल्गोरिथम सिक्योर होगा। प्राइम नंबर जितना छोटा लेंगे, जाहिर बात है अगर आप उसको फिर ब्रूट फोर्स भी करेंगे, आखिर वो मुश्किल तो काफी मुश्किल काम है, बट तो लाइक छोटे प्राइम नंबर से जो उसको क्रैक किया जा सकता है। तो कोशिश करनी कि अगर आपने इसको सिक्योर बनाना है, आप जितना बड़ा प्राइम नंबर लेंगे ये उतना ही आपके पास ज्यादा सिक्योर होगा। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ RSA, 5 possible approaches to attacking the RSA algorithm are brute force, this involves trying all possible private keys, जितनी private keys possible हैं वो सारी ट्राई करें। brute force जो कि computationally infeasible है, लाइक आप ये काम इस तरह नहीं कर सकते। mathematical attacks, there are several approaches all relevant in effort to factoring the product of two primes। तो लाइक जैसे हमने काम किया वो बस प्राइम नंबर्स को गैस करते जाएंगे, मैथमेटिकल अटैक कर रहे हैं जो भी लग गया। ठीक है, टाइमिंग अटैक, दिस डिपेंड्स ऑन रनिंग टाइम ऑफ डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। ठीक है, तो टाइमिंग अटैक्स भी आप परफॉर्म कर सकते हैं जब आप उसको डिक्रिप्ट करेंगे। जो डिक्रिप्शन एल्गोरिथम है वो आपका कितना सिक्योर है, कितना स्ट्रांग है, वो कितना टाइम ले रहा है डिक्रिप्ट करने में। तो टाइम जितना ज्यादा लगेगा फिर उसको क्रैक करना उतना ही मुश्किल होगा। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो एक लाइक हमने कुछ थ्योरीज हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी कि लोगों का कहना क्या है ना, कि लाइक एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी आने से जो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है वो ऑब्सोलीट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया था RSA जो है या कोई भी एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम ये कंप्यूटेशनली कॉस्टली है। अक्सर क्या किया जाता है कि एसिमेट्रिक एल्गोरिथम्स को यूज करके सिमेट्रिक कीज को
कम्युनिकेट किया जाता है, फिर उन सिमेट्रिक कीज को यूज करके आगे कम्युनिकेशन होती है। मतलब ये नहीं है कि जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है वो ऑब्सोलीट हो चुका है, नहीं, वो भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, डिपेंड करता है यूज केस पे। और अक्सर ये होता है कि RSA वगैरह को यूज करके यूजर जो है वो सेशन, हर एक सेशन के लिए प्राइवेट कीज जो है वो जनरेट कर, सॉरी सीक्रेट कीज जनरेट कर लेते, फिर वो सिमेट्रिक एल्गोरिदम वहाँ पे यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इतना कंप्यूटेशनली वो इतनी कॉस्टली नहीं है, लेकिन RSA और जो बाकी एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स है वो कंप्यूटेशनली कॉस्टली है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपके पास है hardware fault based attacks. This involves inducing hardware faults in the processor that is generally generating digital signatures. तो अगर आपके पास कोई हार्डवेयर का फॉल्ट है, तो आर्किटेक्चर वगैरह का फॉल्ट है, उनको यूज करके लोग अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं। या चोजन साइफर टेक्स्ट अटैक, दिस टाइप ऑफ अटैक एक्सप्लॉइट्स प्रॉपर्टीज ऑफ RSA एल्गोरिथम। आपके पास कुछ साइफर टेक्स्ट है, कुछ नॉन टेक्स्ट है, तो उस पर ट्राई करते जाएं तो कोई ना कोई तुक्का जो है वो लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है वो RSA का काम कंप्लीट हो चुका है। RSA में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनीवन, कोई क्वेश्चन पूछ लें। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम है, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, सो खामोशी का मतलब ये है कि होपफुली आप लोग को समझ आ गई है। अभी हम एक और टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा पिछले लेक्चर का टॉपिक था जो रह गया था, अभी हम एक और टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, और वो टॉपिक हमारा है डेफी-हेलमिन की एक्सचेंज। ठीक है, तो मैं इस रिकॉर्डिंग में इसको बंद करता हूँ, जो न्यू लेक्चर है उसके लिए मैं नई रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सो रिकॉर्डिंग मैंने स्टॉप कर ली है।